बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अहम हिस्सा पढ़ाने वाले हैं और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच is its origin, that how they are originated, how they evolved. The second thing that we will know about parts of speech is the description or the definition, that how we will define and how we will describe parts of speech. The third thing that we will know about parts of speech is a glimpse of parts of speech, that how many they are in number और वो कौन कौन से है। इसी तरह एट लास्ट वी विल नो, इंग्लिश ग्रामर ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो वी विल नो अबाउट दीज टू कैटेगरीज कि वो कौन कौन से है और वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं। पहले हमारे पास है ओरिजिन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओरिजिन में दोस्तों एक बात याद रखिए कि अंग्रेजी ज़ुबान से कबल इंग्लैंड और फ्रांस में दो ज़ुबानें थी, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। ये दोनों ज़ुबानें जो थी ये पीक पर थी, उनका अपना एक मर्तबा था। इन दोनों ज़ुबानों का अपना ग्रामर था। ये दोनों ज़ुबानें जो थी अपने रूल्स रेगुलेशन पे चलते थे। उसी वक्त जितनी भी किताबें थी, चाहे वो फिलासफी से मुतल्लिक थे, रिलीजन से मुतल्लिक थे या किसी और डिपार्टमेंट से मुतल्लिक थे, कोर्ट और लॉ से मुतल्लिक थे, वो सब लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में लिख की जाती थी। इसी तरह इन दोनों लैंग्वेजेस के ग्रामर के लिए, उनके रूल्स रेगुलेशन के लिए एक वर्ड यूज़ होता था जिसे ट्रेडिशनल ग्रामर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन था स्कूल ग्रामर के नाम से, जिसमें लैटिन लैंग्वेज वो सिखाया जाता था। इन दोनों ज़ुबानों का जो ग्रामर था, और उसी वक्त नई ज़ुबानें वजूद में आती थी और इन सब ज़ुबानों का दारोमदार जो था वो लैटिन और ग्रीक ज़ुबानों के ग्रामर और इसके रूल्स रेगुलेशन पर था। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी वजूद में आई और इंग्लिश लैंग्वेज का जितना भी ग्रामर है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो वहाँ पर जिस तरह कैटेगराइजेशन किया गया था, जिस तरह डिवीजन उन्होंने किया था, वो हमने भी किया। वो चीज़ें कॉपी की गई और हमारी ज़ुबान में फिट की गई। तो इसी तरह उन कैटेगराइजेशन को, उन कैटेगरीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा है डिस्क्रिप्शन ऑफ या डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम किस तरह डिफाइन करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम देख लें, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, तो इसमें हज़ारों अल्फाज, लाखों अल्फाज, करोड़ों अल्फाज है। इन सब अल्फाज को अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स को इंग्लिश ग्रामर ने, इंग्लिश ग्रामेरियन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ और देखते हैं कि हाउ मेनी दे आर इन नंबर और वो कौन कौन से हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये 8 है और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये 9 है। और जो लोग कहते हैं कि ये 9 है तो वो आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बनाते हैं। तो पहले नंबर पर आता है नाउन। नाउन जो है प्लेस, पर्सन, थिंग्स और हर वो चीज़ जो हम फील कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम टच कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम टेस्ट कर सकते हैं, ये सब नाउन है। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये नाउन का इंटरप्रिटेशन करता है, नाउन के बारे में बताते हैं, उनकी खूबी के बारे में, उनके खामी के बारे में बताते हैं। और इसके बाद है वर्ब। वर्ब जो है वो हमें किसी भी चीज़ का एक्शन और स्टेट के बारे में बताते हैं। एडवर्ब जो है ये वर्ब का इंटरप्रिटेशन करता है और या एडजेक्टिव का इंटरप्रिटेशन करता है या एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का इंटरप्रिटेशन करता है। इसके अलावा हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन वो अल्फाज है जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को मिलाते हैं, वर्ड्स को मिलाते हैं। प्रीपोजिशन जो है वो पोजीशन के बारे में, किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताते हैं, उनके स्टेट के बारे में बताते हैं। इसके अलावा टाइम के बारे में और प्लेस के बारे में हमें बताता है। हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो जितने भी अल्फाज खुशी के वक्त, गम के वक्त, मुसीबत के वक्त हमारे मुंह से निकलते हैं, तो इसके लिए इंटरजेक्शन का वर्ड जो है वो यूज़ होता है और इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आर्टिकल्स जो है ये सिर्फ 3 है, ए एंड दी, डेफिनेट और इनडेफिनेट
और आर्टिकल का काम यह है कि ये किसी भी चीज़ को लिमिट करता है, किसी भी चीज़ को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाता है। तो ये हमारे पास हुई अ ग्लिम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम चलते हैं कैटेगरीज और डिविजन्स की तरफ के इंग्लिश ग्रामर ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। तो इंग्लिश ग्रामर ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है ओपन क्लास और लेक्सिकल क्लास, और दूसरा है क्लोज क्लास और फंक्शनल क्लास। तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आते हैं। तो ओपन क्लास जो है इसमें नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स आते हैं। इसके अलावा क्लोज क्लास जो है इसमें प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन आते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स भी क्लोज क्लास का हिस्सा है। अब देखते हैं कि इसे ओपन क्लास और क्लोज क्लास का नाम क्यों दिया गया है, लेक्सिकल और फंक्शनल का नाम क्यों दिया गया है। ओपन क्लास का मतलब यही है कि इसमें हम नए अल्फाज ऐड कर सकते हैं। रोज़ रोज़ अगर हम देखें तो नई नई इन्वेंशन होती है, नए नाउन्स वजूद में आते हैं। तो इसी तरह अगर नए नाउन्स वजूद में आए तो डेफिनेटली एडजेक्टिव्स में इजाफा होगा, नए नाउन्स की वजह से वर्ब में इजाफा होगा, नए नाउन्स की वजह से एडवर्ब में भी इजाफा होगा। इसी तरह क्लोज क्लास का नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें हम नए अल्फाज ऐड नहीं कर सकते, उनका अपना एक लिमिट है। वो कुछ ख़ास अल्फाज है। अगर हम प्रोनाउंस को देख लें तो ख़ास कुछ 10 या 15 है। इसी तरह अगर हम प्रीपोजिशन को देख लें तो वो भी 10-15 है। इसी तरह अगर हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को देख लें तो वो भी यही 10-15-20 के करीब है, और इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल भी सिर्फ 3 है और इसमें हम अपनी तरफ से कोई चीज़, कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा इसे लेक्सिकल का नाम क्यों दिया गया है। लेक्सिकल का नाम इसे इसलिए दिया गया है कि लेक्सिकल का मतलब यही है जो वो अल्फाज जो मीनिंगफुल हो, जो अपना ही एक मीनिंग, अपना माना कैरी करता हो, तो इसे लेक्सिकल कहते हैं। तो इस तरह अगर हम नाउन्स को देख ले, एडजेक्टिव्स को देख ले, एडवर्ब्स को देख ले, वर्ब्स को देख ले, तो ये सब जो है वो ये मीनिंगफुल है, अपना माना अपने साथ लेकर चलते हैं। ऑन द अदर हैंड फंक्शनल, क्लोज क्लास को फंक्शनल का नाम क्यों दिया गया है। तो फंक्शनल का मतलब यही है कि ये वो अल्फाज है जो सेंटेंस में मीनिंग के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ फंक्शन करेगा, उनका फंक्शन अपना ही फंक्शन होगा। प्रोनाउन को देख ले तो ये मीनिंग नहीं देता, बल्कि उसका अपना ही एक फंक्शन है। प्रीपोजिशन को देख ले तो प्रीपोजिशन जो है ये उसका फंक्शन यही है कि ये आपको पोजीशन दिखा दे, उसका मीनिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो है वो भी फंक्शन अपने साथ लेकर चलते हैं और इसका मीनिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। और अब मैं आपके साथ एक क्विज शेयर करना चाहता हूँ। इस क्विज में मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं। इन 5 सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड है, इन अंडरलाइन वर्ड्स को आप लोगों ने पहचानना है और देखना है कि ये कौन सी कैटेगरीज के साथ आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख ले कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। जिस भी कैटेगरी के साथ ये ताल्लुक़ रखता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे। मैं हर एक कमेंट का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और आखिर में अगर रेफरेंस बुक्स आपको चाहिए कि या आप चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को और ही डिटेल में और ही शौक के साथ पढ़े, तो मैं आपको 2 या 3 बुक्स जो है वो रिकमेंड करता हूँ। आखिर में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।